जय हिंद दोस्तों। स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए पूर्व अवलोकन की पॉलिटी की सीरीज, इसमें अगला लेक्चर संसद की कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से, जहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जाम्स में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन जो बढ़िया है आने वाला वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। कहाँ अभिभाषण देता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। कहानी बहुत घुमा फिरा के पूछी गई है, बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा राजस्थान के द्वारा पूछा गया। तो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में पूछा जाता है, ना संयुक्त बैठक है, ना अधिवेशन है, ना ही सत्र है। मैं इसे एक बढ़िया क्वेश्चन कहूंगा राजस्थान के द्वारा। तो दोनों चीजें याद रखनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन करना है। आपका अपना पीसीएस 2021 में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों सही हैं। अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अनुच्छेद 87 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। चलिए 4 नंबर पे चलते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, यानी क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो सही बात से हमें डॉक्टर हाथी याद आ गए। एक और दो दोनों सही बात है। अनुच्छेद 59 आपको पता होगा और अनुच्छेद उसके बाद 79 भी आपको पता होगा। चलिए 5 नंबर, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, होता है, होता है, बैठता है, बैठता है, होता है। अभी पढ़ के आए, इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, एक प्रेसिडेंट महोदय, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट महोदय संसद का हिस्सा होते हैं, लेकिन संसद के सदस्य नहीं होते। बात छोटी सी है लेकिन फंसा दिएगी। तो संसद का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति, संसद का भाग होता है। भारतीय संसद बनती है तो अभी देख कर आए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, कोई दिक्कत नहीं है। 7, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। और 1, 2, 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन भी आने वाले हैं अभी, तो ये शुरुआत है, तो हल्के क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसा देता है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति एवं दोनों सदन शामिल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर सेम क्वेश्चन, हमारा भी सेम आंसर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। फिर सेम क्वेश्चन, फिर हमारा सेम आंसर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। फिर सेम क्वेश्चन, फिर सेम आंसर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। फिर सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया गया। कौन संसद का भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति जी नहीं है भाग। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है, एक वर्ष में नया क्वेश्चन आया है, पढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कई बार, मतलब कितनी बार पूछा गया कोई बता नहीं सकता, अनगिनत बार, जब मन होता है पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा,
2 बार लिखा है, लेकिन जनरली सामान्यतः हमारे यहाँ 3 बैठकें होती हैं। एक बजट सत्र में, दूसरा मानसून सत्र में, तीसरा शीतकाल में। ठीक है, 3 होती है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है? 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 2 बार आवश्यक है। संविधान में क्या लिखा है मैंने पूछा, देखो अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक अनिवार्य है। तो संविधान में क्या लिखा है? संविधान में लिखा है भैया अंतिम बैठक और पहली बैठक के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी आप जैसे कहते हैं ना, आप हमारे घर से जा रहे हो, हाँ जा रहे हैं, लेकिन आने में 6 महीने मत लगा देना, 6 महीने से पहले दर्शन जरूर दे देना। समझ रहे हो आप? तो जब अंतिम बैठक है उसके बाद 6 महीने ना हो जाए, 6 महीने से पहले ही संसद के अंतर्गत आके बैठ जाना सब लोग, बस इतनी सी तो बात है। तो 6 महीने अगर गैप ना हो तो इसका मतलब क्या है? साल में 2 बार संसद 2 बार बैठेगी। ये इनडायरेक्टली संविधान में लिखा है, डायरेक्टली नहीं लिखा है कि संविधान में 85(1) के अनुसार संसद को कम से कम 2 बार बैठना अनिवार्य, कुछ नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है, लेकिन फंसाया 3 बार से ही जाता है, क्योंकि जनरली हम 3 बार मिलते हैं, हम मतलब संसद के सदस्य, संसद में ही मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून खत्म हुआ, शीतकालीन शुरू हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने। अब यही क्वेश्चन चालू होंगे, हम आगे बढ़ेंगे तेज तेज। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के अधिकारियों में कौन कौन आता है? बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार बनाएंगे इस पे। अध्यक्ष साहब तो आएंगे ही, ठीक है, उपाध्यक्ष भी आएगा, महासचिव भी लोकसभा का आएगा और राज्यसभा के अध्यक्ष भी आएंगे, सभी चारों लोग आएंगे। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित है? तो राज्यसभा का सभापति जिसे हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, और राज्यसभा का उपसभापति भी। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस संसद का सचिवालय भी आता है, ध्यान रखिएगा, संसद का सचिवालय यानी कि महासचिव। 16 संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए हुए 60 दिन तक लगातार, लगातार का मतलब जानते हो? ऐसे नहीं जैसे आप पढ़ लेते हो, 2 दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ लिया, चौथे दिन नहीं पढ़ा, 5 नहीं, 60 दिन तक अब्सेंट ही लगता रहे आपका। अब्सेंट 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 अब्सेंट, कितने दिन तक? 60 दिन तक। पढ़ लो भाई। अनुच्छेद 101 के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190 के अनुसार राज्य में किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, ये भी ध्यान रखिएगा, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु यही बात जो मैं बता रहा था, 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्राविषित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। समझ रहे हो आप? पहले से ही अगर वो बंद है तब अब्सेंट थोड़ी लगेगी, तब तो बंद ही है, तब वो काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर निरंतर 4 दिन से अधिक के लिए स्थगित है तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन पूछ चुका, थोड़ा टफ पूछना चाहेगा तो यहाँ घुसेगा। एक एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद महोदय, एक सांसद महोदय की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो अभी हम लोगों ने 60 दिन बात की थी, 60 दिन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे? तो जो उसके नियर वाला है वो लगा देंगे हमारे हिसाब से, तो यही सही होना चाहिए। कुछ लोग आएंगे ज्ञानी बाबा, कहेंगे सर एक महीने में अगर 31 दिन हो तो, दूसरे में भी 30 दिन हो तो ये 61 दिन हो गए 2 महीने के हिसाब से, आपने तो 60 दिन बताए। समझ रहे हो? ऐसे भी लोग हैं। तो नियरली मैंने बोला ना, तो 2 माह हम जनरली 30 दिन को ही 1 माह बोलते हैं, 60 दिन मतलब 2 माह। सेम क्वेश्चन, 60 दिन हमारा सेम आंसर।
19 सर्वप्रथम एक सांसद विधेयक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। सर्वप्रथम एक सांसद को, कहाँ का था वो, तो राज्यसभा का था। ठीक है, कहाँ का, राज्यसभा का। पढ़ लेते हैं कौन थे। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो आप टिक कराओगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, तो ये बताओ इसका आर्टिकल क्या है कमेंट सेक्शन में। विशेषाधिकार, सांसदों का विशेषाधिकार अलग आर्टिकल है और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका अलग है, दोनों का बताइएगा। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, सरकार में विश्वास खो देता है तब, नहीं। लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है तब, नहीं। जो लंबा चौड़ा लिखा है वही है, वरना इतना टाइप क्यों करता। किसी मामले का तथ्य को रोकता है या तथ्य को बिगाड़ा हुआ वर्णन करता है तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। संसद नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कर लेते हैं। संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से छूट देती है। दो है, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन वो फंसा रहा है, यही यूपीएससी का खेल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि मतलब हलवा। देखो एक लाइन समझ लो, याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, सोते जागते। धन विधेयक संविधान में परिभाषित है, बाकी 99% चीजें संविधान में परिभाषित नहीं है। आई रिपीट, 99% चीजें संविधान में परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। मैंने क्या बोला, 99% परिभाषित नहीं है, तो यह परिभाषित किया गया है। गलत हो गया स्टेटमेंट। अब देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मुझे नहीं पता 5 बार संशोधित हुआ या 8 बार संशोधित हुआ या 15 बार संशोधित हुआ, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, या तो क्वेश्चन को डिलीट कर दो। क्वेश्चन का आंसर तो यही है, क्योंकि मुझे पता है ये भाई साहब सही नहीं है, क्योंकि 99% चीजें परिभाषित नहीं है और जो भी पूछी जा रही है वह परिभाषित नहीं ही पूछी जा रही है, सिवाय एक के, वो है धन विधेयक। धन विधेयक परिभाषित है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ परिभाषित नहीं है जो पूछा जा रहा है जनरली, समझ गए। ये दोनों सही। वरना आप सोचो 5 बार संशोधित है या 8 बार, हर अधिनियम को पढ़ोगे कौन कितनी बार संशोधित हुआ है, तो पूछ ही नहीं रहा आपको। दूसरा नंबर तो पूछ रहा है तीसरा स्टेटमेंट आपको आता है कि नहीं आता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन, ढंग से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे। परिभाषित नहीं किया गया, इसको कहते हैं अच्छी वाली स्टडी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अभी यही आर्टिकल मैंने आपसे पूछा था, 105 इसका आंसर है। ठीक है, रटा होना चाहिए। और 110 धन विधेयक यह भी रटा होना चाहिए। तो बताओ 123 क्या है, ये 123 क्या है और 143 क्या है। इलू इलू मत कहना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। बात तो वह है ही नहीं जो आप समझ रहे हो, मैं तो बात इसकी बता रहा हूँ। सिर्फ सदस्यों की बात नहीं है संसद के, उसकी समितियों की भी है। और सिर्फ विशेषाधिकार की बात नहीं है, उसकी शक्तियों उन्मुक्तियों की भी है। क्वेश्चन यहाँ से फंसाए जाएंगे। 24 निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। ध्यान इस शब्द पे रखिएगा, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है।
चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो यहाँ भी सदन लिखा है, सदन से बाहर की बात सबसे मतलब होगी। संसद के आंतरिक विषय सबके लिए बराबर हो गए। चर्चा होगी तो क्या एक ही व्यक्ति खड़ा होकर चर्चा करेगा? चर्चा में ज्यादा लोग होंगे तो वह व्यक्तिगत कैसे हो गया, सामूहिक होगा। सामूहिक क्या नहीं है, सी वाला सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। उपस्थित रहूं या ना रहूं वो भी स्वतंत्रता है, तो उपस्थित वाली सब आपने पढ़ा होगा, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। 25 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 122 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान है। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, आपस में एक दूसरे की टांग नहीं अड़ा सकते। ये किस अनुच्छेद की बात है ये भी मैंने तीसरे वीडियो में बताया था, आप प्लेलिस्ट पूरी देखेंगे मजा आएगा। 26 निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ऐसा कौन है भाई जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं, सिंपल सा बोला जाए तो विधायक साहब की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है विधायक जी की, MLA। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। बहुत बढ़िया घुमा के क्वेश्चन पूछा IAS में। देखो, राज्यसभा में जो व्यक्ति चुने जाते हैं वह विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, तो वहां तो सीधे सीधे विधायक जी चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में जो लोग चुने जाते हैं उन्हें पूरी जनता जनार्दन चुनकर भेजती है। तो विधायक भी स्वयं में एक मतदाता है, भावी व्यक्ति के तौर पर लोकसभा के सदस्यों को चुनता है और राज्यसभा के सदस्यों को विधायक के तौर पर चुनता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, मजा आ गया दोस्त। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा नागरिक के अधिकार से, मतदाता के अधिकार से, जो मैंने बोला, राज्यसभा में विधायक के अधिकार से। वाह, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो दिल भाग भाग हो जाता है। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधान सभाएं करती है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन अगर राज्यों की विधान सभाएं करने लगी, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, या फिर ये कहें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोग आते हैं, दिल्ली से भी राज्यसभा में लोग आए हुए हैं, वह कैसे आएंगे? क्योंकि यहाँ लिखा है सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती है। दिल्ली की विधानसभा क्या करती है? किसी को नहीं चुनती। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो गलत हो गया ना। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये स्टेटमेंट आ सकता है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ हाल फिलहाल में। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। आपने कई लोगों को देखा होगा, रहते कहीं और हैं और राज्यसभा कहीं और से चुनकर भेज दिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें हैं तो किसी को भेजना है तो उत्तर प्रदेश बढ़िया जगह है, यहाँ से किसी को भी भेज दो क्योंकि ज्यादा सीटें हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य मंत्री पद पर नियुक्ति के स्पष्ट शब्दों में निषेध है। स्पष्ट शब्दों में निषेध तो नहीं होना चाहिए, हमें लगता है ये भी गलत होगा, इसीलिए चारों गलत है। यहाँ स्टार इसीलिए बना हुआ है क्योंकि कोई सही है ही नहीं। देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ये तो मैंने बता ही दिया। तत्कालीन प्रावधानों प्रतिवेय अपवादों के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन खुद से भारत किसी तरह से लड़ सकता है, प्रत्याशी वही होना चाहिए जहाँ प्रत्याशी बन रहा है। हाँ, तो वही है।
सभी गलत हैं। ये जब पूछा गया था क्वेश्चन तो ये वाला सही होना चाहिए, इसका आंसर ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, प्रत्याशी भारत के किसी राज्य से लड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। लेकिन 2003 में ये बदलाव कर दिया गया, तो उस समय के हिसाब से वो सही होगा, आज के हिसाब से चारों गलत है। 28, केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो क्या केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हैं? यस, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। यस, ये सही था, लेकिन अब नहीं है, अब ये गलत हो चुका है। अब कोई आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनीत या निर्वाचन या कुछ भी नहीं होता है, ये तो गलत है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधानीय वर्जना नहीं है। संविधानीय वर्जना तो नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, कोई राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत नहीं दे सकता है। तो वही ए और सी, वही फिर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इतना आवश्यक नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ इसे, टाइम वेस्ट होगा खाली। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यस, बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। यस, अगर राज्यसभा संकल्प पारित करे ऐसा तो बना सकती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा ने कह दिया, इसका मतलब राज्यों ने कह दिया। अनुच्छेद 249 के तहत हम पिछले वीडियो में भी इसको देख कर आए थे कि 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा पारित कर दे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया ही था। कर लेते 30 नंबर भी कर लेते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यस, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हैं। हाँ, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बात होगी तो हमारे घरेलू जो भी चीजें हैं वो थोड़ा सा कम्प्रोमाइज की जा सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से, तो हमें तो लगता है सभी सही होना चाहिए। हाँ जी, सभी चारों सही है उसमें से। ठीक है, चारों सही। चलिए 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए किस अनुच्छेद की बात होगी? 253, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 याद रखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामले हैं वो इस समय बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। देखो RO प्री 2021 में पूछा गया सेम क्वेश्चन। 32, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक भारत का राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश ना दे दे। गलत। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। सही। विधानसभा का अध्यक्ष या प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो 2 और 4 सही है, 2 और 4। तीसरा गलत है, पहला गलत है, क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा का अध्यक्ष या प्रमाणित करे, उससे एक राज्य की विधानसभा से कल कोई बात थोड़ी होगी, और विधानसभा के अध्यक्ष से वैसे भी कोई बात नहीं होगी। यहाँ राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब। 33, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना राज्य की सहमति से। तो अभी हम पढ़कर आ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बात जब भी होगी तो बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है। 34, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाता है? तो अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं, आप जानते हैं। हिस्ट्री में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? हिस्ट्री में 1935 अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ये अनुच्छेद 248 है, ध्यान रखिएगा। अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई हैं। ठीक है। 35, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? मर्यादा, पक्षत्याग, अंतर प्रदान, बैठ जाना। तो इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में ज्यादा बढ़िया है। डेकोरम, क्रॉसिंग द फ्लोर, इंटरपेलेनेशन,
इंटरपलेशन यील्डिंग द फ्लोर। तो इसका आंसर है बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। पढ़ लेते हैं, हो सकता है आ जाए। मर्यादा मतलब विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदन, अंतर प्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाता है। बैठ जाना अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। बढ़िया क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक। तो नीचे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ सी और डी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? शून्यकाल आता है, उत्तरकाल नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय व्यवहार में लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद क्या आता है, तो शून्यकाल आता है, उत्तरकाल नहीं, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहते हैं। यह सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित करके दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया। तदनुसार अब राज्यसभा सर्वप्रथम 11 बजे दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में शून्यकाल का समय 11 बजे से 12 बजे तक है। तो राज्यसभा लोकसभा अलग अलग है। यहाँ संसद लिखा था, ना उसने लोकसभा पूछा ना राज्यसभा पूछा। कितना होशियार मास्टर है जिसने क्वेश्चन को बनाया। तो राज्यसभा के अकॉर्डिंग ये सही है, लोकसभा के अकॉर्डिंग ये सही है। अब आंसर बच्चा कौन सा लगाएगा, और लोकसभा के अकॉर्डिंग लगा के आना, क्योंकि वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे जनता का सदन बोला जाता है। फिर आ जाओ वही, शून्यकाल का क्या अर्थ है? सत्र का प्रथम घंटा नहीं, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल, लेकिन वही है। फिर राज्यसभा, लोकसभा, तो ये भी क्वेश्चन अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व है और लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद है। तो यहाँ अगर बात करें तो प्रश्नकाल के पूर्व राज्यसभा में, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में। 2021 में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने बढ़िया लोग हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश आयोग में 38, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्य किसने दिया? जब 0 दिया मेरे भारत ने। शून्यकाल हमारी देन है। 39, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्य मतलब 0 घंटा क्या? नहीं भाई, 1 घंटा। 0 नहीं, 1 घंटा। 40, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। वाह, संसद सोचते होंगे कि ये काश ऐसा दिन भी होता। निलंबित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव नहीं, प्रश्न उत्तर सत्र होता है। प्रश्न उत्तर खेले जाते हैं शून्यकाल में। 41, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति के समय या द्वितीय वाचन में? तृतीय वाचन में। तो द्वितीय वाचन जो है उसमें बहस वगैरह होती है। प्रथम वाचन में आप जानते हैं कुछ नहीं होता, केवल बता दिया जाता है हम क्या करने वाले हैं। तो विधेयक को पूरा स्थापित करने का प्रक्रम प्रथम वाचन होता है। पूरी घटना जो है, जो पूरा विचार विमर्श ये वो बहस वगैरह द्वितीय वाचन में होता है, ठीक है। द्वितीय वाचन में ही प्रवर समिति या सदन की समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति, इन सबको भी चीजें भेजी जाती हैं। उस पर खंडसा विचार होता है। तो तृतीय वाचन में भी फिर कुछ नहीं होता है। तृतीय वाचन में प्रस्ताव विधेयक पारित किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए तब भी द्वितीय वाचन को ही लगा कर आना। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा चुका है कि कौन सा वाचन सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रथम वाचन में केवल बताया जाता है, तृतीय वाचन में मतदान होता है, बाकी सारा काम द्वितीय वाचन में होता है, ठीक है। जैसे कई बार जो मझले भाई होते हैं वह कहते हैं कि हम फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें कुछ ना कहो,
वो छोटे हैं उन्हें कुछ ना कहो, हम ही पिसते हैं। तो यहाँ भी वही है। यहाँ प्रथम वाचन में सिर्फ पेश किया जाता है, तृतीय वाचन में मतदान किया जाता है, पूरा काम द्वितीय वाचन के हिस्से आ जाता है। 42 जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित मत देने वाले साधारण बहुमत या तीन चौथाई तो कहीं नहीं है। दो तिहाई या पूर्ण बहुमत क्या होना चाहिए? तो साधारण बहुमत से ही पारित कर लिया जाता है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण। 108 याद रखिएगा। 109 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 110 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 111 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 105 अभी पढ़ के आए, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 117 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 123 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 143 बहुत महत्वपूर्ण है। इतने आर्टिकल आपने लिख लिए अगर, तो ये टपक जाएंगे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में। चलिए 43 यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए, क्या होगा? संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, या संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, या विधेयक व्यपगत हो जाएगा। तो संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथासंभव यथा समय आहूत होगा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बता भी नहीं सकते। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। बस इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, बाकी भले मत याद रखना। जीवन में कुछ भी हो जाए, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, राज्यसभा का सभापति बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि यही फंसाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो अनुच्छेद 118 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ये भी अनुपस्थित है अगर तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय कर लिया जाएगा। लेकिन राज्यसभा के सभापति जी को परेशान नहीं किया जाएगा, उन्हें अध्यक्षता नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वहाँ जो सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वही कर सकते हैं, बाहर का सदस्य नहीं कर सकता। इसको याद रखो, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो पहले लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं है, तो जितने लोग हैं उनमें से किसी एक वरिष्ठ आदमी को उठा लिया जाएगा, उससे अध्यक्षता करा ली जाएगी। 45 नंबर। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, मैंने लाइक कमेंट शेयर को नहीं किया, कहा आप समझदार हैं तभी मैं नहीं कहता हूँ। आप कर सकते हैं शेयर, क्योंकि शेयर में ही मोटिवेशन है, उसी से चीजें सही होती हैं और उसी से और बढ़िया चीजें आती हैं। क्योंकि या तो पैसा मोटिवेशन देता है या लाइक कमेंट शेयर मोटिवेशन देते हैं। तो पैसा तो हम ले नहीं रहे, लाइक कमेंट शेयर ही कर दीजिए। चलिए 45 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अब फिर हमें वही क्वेश्चन, स्पीकर। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? फिर वही स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, बात एक ही है। फिर सब सेम क्वेश्चन सेम आंसर, फिर सेम क्वेश्चन। फिर हम देखो कितनी बार पूछा गया, सेम क्वेश्चन लोकसभा का अध्यक्ष सेम आंसर, देखते रहो। 49 थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है, आईएएस का देख लेते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। यस, लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। किसको पता होगा इतना? इसीलिए आईएएस में तीनों क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही होता है। हालांकि आप कमेंट, आप इसको पॉज करके चाहे तो पढ़ लें, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन बिहार के द्वारा।
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। देखो वही क्वेश्चन फंसाएगा जहां पर आप पढ़ कर आए हैं, देख लो चाहे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संयुक्त अधिवेशन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या संयुक्त अधिवेशन होगा? संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, अगर आपको पता है संविधान का संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाया ही नहीं जा सकता, और ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता, आंसर अपने आप केवल 4 हो जाना चाहिए। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा बात ये याद रखने वाली है, तीसरी वाली, क्योंकि पहला दूसरा तो बकवास है, पता नहीं क्यों दिया गया, वो तो क्वेश्चन ही नहीं बनना चाहिए। तीसरा है, क्या याद रखना है? संविधान में संशोधन होने पर दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। संविधान का संशोधन तभी होगा जब अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा पारित करें। संयुक्त बैठक नहीं होती है संविधान संशोधन में। वैसे ही याद रखिए जैसे ये आपने याद रखा था कि राज्यसभा का सभापति किसी भी हालत में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। 51, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। क्यों हुई थी? तो ये हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो पीछे हमने पॉज करके आपको बताया था, रोक कर पढ़ लेना चाहिए था, याद कर लेना चाहिए था। लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो हमने अभी पहले तीसरे पे मेरी नजर जाएगी, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में कभी भी नहीं बुलाई जाएगी। और ये तीनों इसलिए गलत हो गए क्योंकि इसमें 3 लिखा था, तो हम 2 स्टेटमेंट पढ़ें या ना पढ़ें हमें आंसर मिल गया। 2 चीजें तो याद रख ली संयुक्त बैठक में। एक याद रखो, 3 चीजें याद रखो, पहले तो 108 अनुच्छेद में है। दूसरा क्या याद रखो, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति किसी भी तरीके से संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरा क्या याद रखो, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। चौथा याद रखो, धन विधेयक को पारित करने के लिए भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। साधारण विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक, 4 स्टेटमेंट ये बिल्कुल जहर हैं। 108, राज्यसभा का सभापति, संविधान संशोधन और धन विधेयक। धन विधेयक परिभाषित भी है, ये भी मैंने बताया था, बाकी परिभाषित नहीं है चीजें जो पूछी जाती हैं जनरली। 53, निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है? तो धन विधेयक के लिए नहीं, संविधान संशोधन नहीं, विनियोग नहीं, सामान्य विधेयक जो है उसके लिए ही केवल बैठक होती है। संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है? तो संविधान संशोधन विधेयक नहीं, ये कहाँ होगी? धन विधेयक नहीं, साधारण विधेयक के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल नहीं, साधारण विधेयक के लिए ही होता है संयुक्त बैठक। कोई कानूनी विधेयक संसद की किस पटल पर रखा जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों में? तो कानूनी विधेयक अगर है तो वह दोनों में से किसी भी संसद के पटल पर रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, कोई दिक्कत नहीं। बस धन विधेयक याद रखना, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, केवल और केवल। उसी प्रकार जिस प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होगी। कैसे आप बता रहे हो? क्योंकि मैंने ये अभी अभी 10 मिनट्स की जो सीरीज है उसमें कराया है, आप जाकर देख सकते हो। पूरा राष्ट्रपति, पूरा उपराष्ट्रपति, एक एक वीडियो में 10-10 मिनट में। माउंटेन्स भी कराए हैं और एक कराया है, हाँ, महत्वपूर्ण दिवस भी कराए हैं, आप जाकर पूरी सीरीज देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्यपगत हो जाता है। ये 3 लाइन्स हैं, याद रखिए, अपनी बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। दूसरा सही है, ये व्यपगत नहीं होता है, ये गलत है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक 17 अवसान पर लैप्स हो जाता है, ऐसा नहीं है, कोई भी विधेयक ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक, पहला लाइन कौन से? लंबित, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। लोकसभा में लंबित
तो लोकसभा में पारित पर राज्यसभा में लंबित। पहला तो लंबित उठा लो, लोकसभा में लंबित है या राज्यसभा में लंबित है। दूसरा, लोकसभा के वेतन पर व्यक्त हो जाएगा, यानी लोकसभा में अगर लंबित है या राज्यसभा में लंबित है तो वह व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये लंबित जो राज्यसभा में था वह लोकसभा में पारित हो चुका था। यहाँ देखो क्या है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्त नहीं होगा। तो क्या समझ में आया? बस इतना समझो, लोकसभा में लंबित है तो व्यक्त हो जाएगा, लोकसभा में पारित है और राज्यसभा में लंबित है तब भी व्यक्त हो जाए, खत्म कहानी। ठीक है, लोकसभा में लंबित या लोकसभा में पारित, राज्यसभा में लंबित, खत्म कहानी। आगे बढ़ो। 57, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्रित किया जा सकता है। 265 में ये बात कही गई है, तो बताओ 365 में क्या बात कही गई है? 265 में क्या बात कही गई है देख लिए, कमेंट में बताओ 365 में क्या बात कही गई है। लिंक करते हुए पढ़ते चलो, मजा आएगा। मजा आ रहा हो तो कमेंट करके कह दो सर फलानी चीज भी पढ़ा दो, तो वह भी पढ़ा दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जितना लूट सको लूट लो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। 58 क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ जो नियंत्रण होता है वह संसद का होता है, संसद के नियंत्रणाधीन होते हैं, संसद जब तक पास नहीं करेगी तब तक नहीं निकाल सकते। 59, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है? तो वहीं जमा होता है जो अभी पढ़कर आए, संचित निधि में। ठीक है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो भारत की संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 61 पे चलते हैं, अगर ये पास नहीं करा पाई सरकार तो इसका मतलब है सरकार के जो सांसद हैं वो कम है, पक्ष में समर्थन नहीं है सरकार के पास, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? तो अनिवार्य व्यवहार कौन सा नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है वो अनिवार्य व्यवहार नहीं है। जो ऋण भारत को चुकाने हैं अनिवार्य हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन अनिवार्य है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते अनिवार्य है, लेकिन निर्वाचन आयोग के सदस्य के वेतन भत्ते अनिवार्य नहीं है। कहानी यहाँ पे देखो 112 पे है। राष्ट्रपति की बात है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात है, ऋण वगैरह की बात है। उच्चतम न्यायालय यहाँ पर लिखा है, फेडरल न्यायालय यहाँ पर लिखा है, उच्च न्यायालय भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, राज्यपाल भी यहाँ पर लिखा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी लिखा है, न्यायालय मध्यस्थम अधिकरण जो होते हैं वह भी लिखा है। ठीक है, अन्य कोई भी जो संसद बताए वह भी लिखा है, लेकिन जो वहां पर लिखा था ना वह लाइन यहाँ पर नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? राष्ट्रपति का वेतन भत्ता भारित है, उपराष्ट्रपति भारित है, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते। तो बी वाला गलत है, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं है वहाँ, वहाँ किसका वेतन भत्ता है? वहाँ है उपसभापति, सॉरी, राज्यसभा के सभापति का। तो राज्यसभा का सभापति जो है वह, उसको यहाँ पे लिखा है देखो, राज्यसभा का सभापति, उसको वेतन और भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति को कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता। कहोगे व्यक्ति तो एक ही है, हाँ व्यक्ति एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है बस। 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते सही है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सही है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं था कहीं, प्रधानमंत्री गलत है, इसीलिए आंसर प्रधानमंत्री सही हो जाएगा क्योंकि पूछा गलत ही है, तो गलत ही पूछा है, जो गलत है वही सही है, यानी प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
64 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि किसमें आती है? तो 267 में आती है। तो ध्यान रखिएगा 267 आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में है? तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है आकस्मिकता निधि। ठीक है, आकस्मिक व्यय के लिए यहाँ से रुपया निकाला जाता है और बाद को इसमें फिर से रख दिया जाता है। तो संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। क्या राजस्व विभाग तैयार करता है? भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। सी वाला सही है, केवल दो, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की है, राजस्व विभाग की नहीं है। ठीक है, राजस्व विभाग तो राजस्व संबंधी आंकड़े इकट्ठा करता है। ठीक है, राजस्व का अनुमान तैयार करता है। संचित निधि का प्रावधान है तो संसद की अनुमति आवश्यक है, लेकिन लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। तीन प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, एक संचित निधि है, एक लोक लेखा निधि है और एक है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि में संसद का नियंत्रण होता है। लोक लेखा निधि निधि जो है वहां संसद से कोई लेना देना नहीं है, वहां की नियंत्रण का जो विषय है वह कार्यपालिका के अधीन है। ठीक है, सरकार के अधीन है लोक लेखा वाला जो मैटर है। आकस्मिकता का जो मैटर है वो राष्ट्रपति के अधीन है। तीन है, ध्यान रखिएगा, एक संचित निधि ये संसद के अंतर्गत आती है, आकस्मिकता निधि आकस्मिक चीजें तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, और एक है लोक लेखा तो ये कार्यपालिका यानी कि सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए 66 निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश अभी देखकर आया? आर्थिक कार्य विभाग ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। तो संस्कृति स्वीकृति के पूर्व ये जो है वह कर सकते हैं व्यय। ठीक है, और बाद को इसमें रुपया डाल दिया जाता है जितना निकाला जाता है। 68 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? यही तो मैं बता रहा था उतनी देर से कि धन विधेयक है जो परिभाषित है। ठीक है, धन विधेयक परिभाषित है तो 110 जो है वहां धन विधेयक परिभाषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धन विधेयक परिभाषित किया गया है। अधिकतर चीजें परिभाषित नहीं है लेकिन धन विधेयक परिभाषित है। अनुच्छेद 109 भी इस साल एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया जो है वह 109 में थी, क्योंकि 110 सबको याद रहता है, 110 110 110 110 सबको याद रहता है, 109 किसी को याद नहीं होता है। इसीलिए हाल फिलहाल के ये क्वेश्चन पेपर में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का जिक्र था, अनुच्छेद 109 आप याद कर लें। और विधेयकों पर अनुमति जो है वो 111 के अंतर्गत आती है। फिर वही क्वेश्चन जो 2019 में पूछा पीसीएस में, अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है तो अभी देख कर आया 111। अब देखो ऊपर वाला 2000 में पूछा गया और यहाँ 2009 में 2019 में 19 साल बाद पूछ लिया क्वेश्चन। डिफरेंस कितना था? यहाँ बी सी दोनों था और यहाँ वहां पर अनुच्छेद 112 कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए 71 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? अब देखो यहाँ परिभाषा में क्या सम्मिलित है ये भी बिहार ने पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए भाई उपयुक्त में से एक से अधिक चीजें क्या क्या सम्मिलित है। तो टैक्स लगाना, उसे समाप्त करना, विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, यानी टैक्स से जो लेना देना है वो यहाँ है। धन की उधारी का विनियमन करना, संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, ये सब धन विधेयक की परिभाषा में सम्मिलित है। याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। ये देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन झारखंड ने पूछा, और दो चार डाल देते भाई। कौन सही नहीं है? प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। ये होता है वो होता है, आंसर देख लो फिर सही कर ले। 5 और 6 जो है वह सही नहीं है, 5 और 6
ये सही नहीं है, 5 और 6 सही नहीं है, इसीलिए आंसर 5 और 6 है। बाकी सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और 4 वाला भी सही है, 7 भी सही है, 8 भी सही है। तो ये बाकी जो दिए हैं वह आप याद कर लो, जो गलत हैं वह मत याद करो, 5 6 मत याद करो, बाकी सारे पॉज करके रट लो, क्वेश्चन इन पर बनता है। झारखंड ने बहुत बढ़िया काम किया, सब एक बार में ही पूछ लिया कि आओ बेटा देखते हैं कितना है दम। ऐसा ही यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2022 के एग्जाम में, 7 स्टेटमेंट उसमें थे। मेरा जो पेपर आया था उसमें ये पेपर होता है ना एक पेज, यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन, ये 7 स्टेटमेंट इधर, हमारा होश उड़ गया भाई, ये कौन सा एग्जाम दे दिया, 7 स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन झारखंड वाला। कब पूछा था इसने? 2016 में। यूपीएससी ने इसी को देखकर पूछ लिया होगा। जाओ बेटा देखते हैं। चलिए 74, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यही तो गलत है, पहले ही गलत मिल गया, क्योंकि धन विधेयक अभी पीछे पढ़कर आए थे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास करने के लिए शुरुआत होती है उसकी। तो याद रखिएगा धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से ही होगी। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष बताएगा धन विधेयक है ये जो आधार कार्ड वाला लेना देना था उसको धन विधेयक के अंतर्गत रख दिया गया था, तो ये चर्चा का विषय बन गया था कि क्या आधार से संबंधित विषय लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक मान सकते हैं। तो लोगों ने कहा वह कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ा है, धन से जुड़ा है, तो वो धन विधेयक में आ सकता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत आता है कि वह किसे धन विधेयक मानेंगे किसे नहीं। को कौन प्रमाणित करता है? फिर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। फिर वही है, धन विधेयक है या नहीं कौन बताएगा? तो ये बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर महोदय। चलिए 78 पे चलते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है। तो दो यहाँ भी वित्त विधेयक की तरह वित्त विधेयक लोक सॉरी वित्त विधेयक धन विधेयक की तरह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मनी बिल। अतः प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से ही है। तो मनी बिल, वित्त विधेयक और धन विधेयक तीनों याद रखिएगा। 79, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, बस इतना याद रखो। कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्थापित किया जाता है, नहीं। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में, नहीं। लोकसभा में, नहीं। ये वाला सही है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित, यानी कि शुरुआत होती है लोकसभा से। 109 के अनुसार प्रक्रिया दी गई है 109 में। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केवल वाला भी कभी कभी सही होता है। कौन सा सही नहीं है? फिर वही क्वेश्चन है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये सही नहीं है। लाइन क्या याद रखनी है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में होता है, बस बात वही है, सब क्वेश्चन वही है लोकसभा में, फिर वही लोकसभा में। तो आपको याद रखना है धन विधेयक लोकसभा में शुरू होता है, पूरा स्थापित होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कार्रवाई नहीं करते। तो 14 दिन के अंतर्गत अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो मान लिया जाता है राज्यसभा ने पास कर दिया। ठीक है, तो अगर 14 दिन तक वहां रहता है तो मान लिया जाता है पास कर दिया। अब ये लाइन याद कर लिया कि लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक ही रह सकता है, उसके बाद पारित मान लिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन सेम 14 दिन, सेम 14 दिन, सेम 14 दिन। यहाँ देखो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न क्रियाविधि में कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है? यह राष्ट्रपति को जाएगा? नहीं। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले मदद देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत? नहीं। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक में बुलाया नहीं जाता, तो क्या बोला जाएगा? या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर दे। यानी कि धन विधेयक पर लोकसभा का अनन्य विशेषाधिकार है, राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती, बस 14 दिन तक रख सकती है। संशोधित अगर करती है तो लोकसभा के पास फिर आएगा, लोकसभा ने स्वीकार कर लिया तो ठीक, लेकिन अस्वीकार कर दिया तो राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। 91, कोई विधेयक, अब आप कहोगे ये पढ़ के बताते क्यों नहीं हो? तो ये पढ़ के मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो टेंशन मत लेना, जो आवश्यक है वो मैं बताता रहूंगा।
कुछ पढ़कर, कुछ अपने मन से, ठीक है? तो ये मत सोचना जो मन से भाषण दे रहे हैं वो लिखा नहीं है, वही सब लिखा होगा यहाँ। कोई विधेयक जिसमें केवल वे अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं है मैं सर्किल कर रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टार्टिंग से। तो चीजें सीखते रहो कैसे आंसर किया जाएगा, वरना दो चार क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं और दो चार क्वेश्चन में आप एसडीएम से नीचे आ जाते हो, ठीक है? केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, सही है। संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यही तो गलत है, यही तो उतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है या प्रारंभ किया जा सकता है तो किसी भी सदन में कैसे सही होगा। 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली या शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट कहीं पे उल्लिखित है? नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। बजट शब्द, ये जो बजट, बजट शब्द कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है, उसकी जगह पे क्या लिखा है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। हम लोग बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम कहते इतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट बोलेंगे। ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 112 में लिखा है। तो जो 105 से लेकर 117 तक की कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो बजट कहीं नहीं लिखा है। 93, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद को कोई हाथ नहीं है। वाह भाई, गजब कर दिए भाई, गजब कर दिए। बजट के निर्माण में संसद को कोई हाथ नहीं है। संसद को समेकित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति नहीं है, सही। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, सही। सही पूछा क्या है? गलत। तो गलत पूछा यानी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? बजट संसद थोड़ी, संसद मतदान करके उसे पास कराती है, ठीक है? संसद थोड़ी का निर्माण करके, बजट का निर्माण कौन करके लाता है? कोई और करके लाता है ना, संसद थोड़ी निर्माण करती है, हाँ मतदान करती है। आइए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ से झारखंड ने सीखा, कहा तुमने 5 स्टेटमेंट पूछी, हम 7 पूछेंगे, आओ। 7 नहीं 8 थे शायद, 5 6 7 8, हाँ 8 9 स्टेटमेंट थी। कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के रखने के काम आती? संसदीय नियंत्रण, तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदान, लेखानुदान का प्रावधान, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम कम कम मध्यस्थी वित्त विधेयक का प्रस्तुत करना। तो इसमें ए सही है, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 4 सही नहीं है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियत कालिक अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पुनर्वालोकन, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए। 96, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है। गैर सरकारी का मतलब है जो मंत्री लोग हैं उनको छोड़कर, चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, निर्वाचित हो, मनोनीत हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला तो गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है निर्वाचित नहीं है वो, ऐसा कोई नहीं है। सरकार में मंत्रियों को छोड़कर जितने भी लोग हैं बस सब गैर सरकारी है, ठीक है? हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ। इतने वर्षों से जीवन चला आ रहा है, ठीक है? इतने वर्षों से जीवन चला आ रहा है, क्या पहली बार अभी हुआ होगा गैर सरकारी विधेयक? 1947 में आजाद हो गए तब से लेकर अभी तक कोई ऐसा सांसद ही नहीं हुआ मंत्रियों के अलावा जो विधेयक प्रस्तुत कर पाया हो। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक है? 15 सदस्य होते हैं समिति में, यहाँ देखो 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं, आए बहुत होंगे, पारित इतने हो चुके हैं। हालांकि सरकार के अलावा जो लोग हैं उनका विधेयक पारित होना बड़ी बात होती है, ठीक है? कि सरकार के समर्थन में ही उनके खुद के आधे से ज्यादा लोग हैं तो बात तो पारित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति ला रहा है तो उसे पारित कराना बड़ी बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आर्थिक सर्वेक्षण, इसकी भी एक कहानी है।
कभी मौका मिला तो बताएंगे कैसी चलती है संसद। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व इकोनॉमिक सर्वे जो आप पढ़ रहे होंगे उसी की बात हो रही है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात बजट से पहले आता है या बजट के बाद आता है? तो बजट से पहले आता है। ठीक है, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखा अनुदान किस बात की अनुमति प्रदान करता है? ये सारे अनुदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। जितने अनुदान हैं लेखा अनुदान और भी जो भी है वह सब इम्पोर्टेंट है, आप अपनी बुक कॉपी से पढ़ सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन, लेखा अनुदान बना है किस लिए बना है? तो बजट के लिए नहीं बना है। बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन है। मान लो बजट पारित होने में समय लग गया, ठीक है, समय लग गया। अब जो समय है उसमें तो काम होना है ना, तो उसके लिए कुछ अमाउंट पारित कर दो, वो लेखा अनुदान होगा। जैसे कि अमेरिका में देखो पारित नहीं हो पाया, लटक गए लोग, छुट्टियों पे भेज दिए गए। हमारे यहाँ छुट्टियों पे भेज दिए जाते तो दिक्कत हो जाती, बिना रुपया के छुट्टी पे भेज दिए गए। सरकार आपको रुपया नहीं दे सकती, जाओ घूम के आओ जाके थोड़ा बहुत, समझ रहे हो। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है, तो वही लेखा अनुदान लेखा के लिए वोट जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। एक लाइन में याद रखो, लेखा अनुदान का मतलब जब समय के अंदर बजट पारित नहीं हो पाता है तब कुछ अमाउंट निकाल दिया जाता है। जब तक बजट पारित हो रहा है तब तक जाओ चलो। जैसे कभी मम्मी खाना बनाती है, देर हो जाती है तो मम्मी कुछ दे देती है, नमकीन नमकीन, लो जाओ तब तक ये खाओ जाके, फिर बन जाएगा। सेम क्वेश्चन क्यों बताया? याद रहेगा और क्या, बाकी कोई उद्देश्य थोड़ी है हमारा। 101 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेखा अनुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर क्या है? तो अंतरिम बजट का मतलब होता है जैसे सरकार पूरे वर्ष का बजट पेश नहीं करती है तो उसे अंतरिम बजट कहते हैं। आइए पढ़ लेते हैं। स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध है, अंतरिम बजट व्यय तथा आवती दोनों से संबंधित है। बी केवल सही है, केवल दो, पहला गलत है। क्यों गलत है आओ पढ़ लेते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो देखो, बजट प्रक्रिया संपन्न होने, बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखा अनुदान संसद में पारित कराया जाता है। बजट जब तक पारित होगा तब तक समय शुरू हो चुका होगा खर्चे का, तो वो खर्चा कहाँ से किया जाएगा? तो थोड़ा बहुत निकाल दिया जाता है, उसे लेखानुदान बोलते हैं, खत्म कहानी। व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान स्थायी कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतरिम बजट में व्यय आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार, चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अब मई में चुनाव होना है, फरवरी में बजट पेश करना है। अब फरवरी में थोड़ी पता है कि मई में कौन आएगा, तो पूरे साल का आप बजट कैसे पेश कर सकते हो? तो फरवरी से इतने कुछ महीनों का जो बजट है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। उसके बाद जो आएगा वह फिर से अपना बजट पेश करेगा। आप खुद आ गए तो आप खुद बजट पेश करिएगा। तभी 2024 में जब चुनाव हुआ था तो दो बजट पेश हुए थे, एक चुनाव से पहले, एक चुनाव के बाद। यहाँ लिखा है 2009 की बातों को लिखा गया है, ठीक। अपन 2024 की बातें देखो, जाकर देखो न्यूज में, फरवरी में और जून में, जून या जुलाई, जून ही था शायद, दोनों में बजट प्रस्तुत किए गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा वर्ष होगा या था जिसमें दो बार बजट प्रस्तुत किया गया था? 2021, 2022, 2023, 2024। आपका दिमाग चकरा जाएगा, बजट दो बार प्रस्तुत हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, क्यों, कैसे, कहाँ? 2024 था क्योंकि सरकार का चुनावी वर्ष था, तो इस सरकार आने से पहले और सरकार आने के बाद था। अगर सरकार नहीं आती तो दूसरी सरकार जो भी पार्टी आती वो बजट पेश करती अपने हिसाब से। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान, यहाँ पे क्या बात हो रही है? व्यय 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 व्यय, तो अनुदान का अनुरोध की बात, व्यय का अनुमान। 103 सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है। जब सामान्य वित्तीय विधान होता है तो क्या क्या चरण होते हैं? सबसे पहले क्या होगा? बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, ठीक है, फिर बजट पर चर्चा होगी, फिर विनियोग विधेयक को पारित कराया जाएगा और फिर वित्त विधेयक को पारित कराया जाएगा। सामान्य वित्तीय विधायन में लेखानुदान नहीं आता है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था लेखानुदान का मतलब है जब समय सीमा
बढ़ गई हो, जब समय ज़्यादा लग रहा हो, तो समय ज़्यादा लग रहा है तो सामान्य नहीं है वो एक कभी-कभार वाली सिचुएशन है, समय ज़्यादा लग रहा है, मम्मी रोज़ नहीं तुम्हें कुछ और देती हैं, क्योंकि रोज़ समय खाना बनाने में नहीं लगता है, कभी-कभी लगता है तो वह कुछ दे देती नमकीन वगैरह, ठीक है? तो सामान्यतः खाना ही मिलता है, पहले दाल, फिर रोटी, फिर चावल, फिर पानी, फिर ये, ठीक है? समझ गए? अब ये भूलोगे नहीं दोस्तों, तो इसी बात पे एक शेयर भी कर दो, नहीं करोगे, कोई बात नहीं, 105 पढ़ लेते हैं। भाग्य से ज्यादा किसको क्या मिला है और किसको क्या मिलेगा। 105 निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है या नहीं है, सही से पढ़ना। निंदा प्रस्ताव का क्या संबंध है यार, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव कटौती से है, कटौती का मतलब बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। ये चारों लिखे हैं, पॉज करो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना नहीं, सत्ताधारी दल की कार्रवाइयों को रोकना नहीं, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी करना, यस, खर्चे में कम करो। कटौती का मतलब ही यही होता है। पापा ने कहा बेटा ऐसा है ना, ज्यादा घूमोगे ना, बेटा बेटी कोई भी ज्यादा घूमोगे ना तो बजट में कटौती हो जाएगी। कहीं क्या मतलब, 10,000 भेज रहे हैं, अगली बार 8 ही हजार भेजेंगे, इसको बोलते हैं कटौती, ठीक है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यान आकर्षण ने किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया, तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया। ध्यान आकर्षण की संकल्पना भारत की देन है, तो ये भी ध्यान रखना, ध्यान आकर्षण, ध्यान दो, किसकी देन है, भारत की देन है। बाकी पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, यहाँ नए नए थोड़ी आए हैं, पढ़ के आए होंगे। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, सभी लिख दो, सभी है, हाँ सभी है, सभी के द्वारा नियंत्रण करती है। स्थगन किसी भी स्थगित कर सकती है, अनुपूरक अनुपूरक प्रश्न पूछ के आपको परेशान कर सकती है, प्रश्नकाल में प्रश्नों की झड़ी लगा के परेशान कर सकती है। पॉज करो, इसको पढ़ो, आगे बढ़ो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है। तो तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। तो तारांकित प्रश्न में 1 और 3 सही है, यानी उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बात बताओ, आपने कहा ये ऐसे 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 ऐसे, तो मैं तुरंत पूछ लूंगा ऐसे मतलब कैसे। तो हम जब मौखिक वार्तालाप कर रहे होते हैं तो वहाँ पूरक प्रश्न, यानी प्रश्न के बाद प्रश्न, मुझे एक उत्तर मिल गया उसके बाद मैं तुरंत पूछ लूंगा, प्रधानमंत्री साहब जो चुनाव हुआ है उसमें आप जीते हैं, लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, वह कहेंगे नहीं ऐसा थोड़ी है, ऐसी आप जीत नहीं रहे इसीलिए वो कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा नहीं ये वाली रिपोर्ट भी आई है, तो मैं तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूँ। लेकिन लिखित में होगा तो, मैंने लिखित में पूछा, उन्होंने लिखित में जवाब दिया, तो लिखित में जवाब आया है मेरे पास, तो मैं उनसे तो कैसे दोबारा पूछूं, तो मुश्किल हो जाएगी ना, तो ऐसे याद रखो। 111 भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है। सार्वजनिक महत्व के, पढ़ ही लेते हैं सिंपल सा, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। 112 राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ए आर दोनों सत्य, व्याख्या भी करते हैं। कहोगे राजग मतलब क्या है, राष्ट्रीय जनता, एनडीए का फुल फॉर्म होगा शायद, नेशनल, पता नहीं, छोड़ो, यहाँ लिखा भी नहीं है ना, छोड़ो, क्या करना आपको। 113 लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट में वो आंसर है ही नहीं जो सही है, क्यों, क्योंकि 377 के अंतर्गत 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए हैं, पुनः 2015 में इसे बढ़ाकर 30 कर दिया गया, तो अब ये 2015 में बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका मतलब 30 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है। सही आंसर आप 20 लगा सकते हैं, क्योंकि या तो 15 होगा या 20 होगा या 30 होगा, 15 और 30 दिख नहीं रहा, तो आप 20 के अकॉर्डिंग लगा के आना। ये कॉपी पेस्ट मारा होगा पुराना, ये समझे ही नहीं कि 2015 में चीजें बदल गई हैं।
पढ़ लिया करो भाई, बड़े बड़े लोग, गलतियां छोटी छोटी। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलोटिन, 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 गिलोटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। जितनी बहस होनी थी बहस हो चुकी, अब बहस बंद करो और चीजें आगे बढ़ाओ। 115, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। क्या संसद के प्रति है? राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्ताधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, ये सही है, बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत है। 116, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट दें, नहीं सही उत्तर को चुन लें। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। क्या रोक सकती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए। क्या लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया था? नहीं। लोकतांत्रिक कहाँ जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष था, और दूसरा था क्या बोलते हैं, समाजवादी। तीसरा आप बताइएगा। तीसरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। दोनों सदनों में लोकसभा का क्या काम? लोकसभा अध्यक्ष का क्या काम दोनों सदनों में? तो ये भी गलत। लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा से काम होगा, राज्यसभा से थोड़ी काम होगा। तो ये दोनों सही है, ठीक है। समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और अखंडता जोड़ा गया। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। तो सरकार से स्वतंत्र है भारतीय संसद का सचिवालय। तो सरकार अलग है, संसद अलग है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट महोदय आते हैं। तो सरकार से स्वतंत्र है संसद का सचिवालय, ठीक है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह 2002 को मनाया गया था, ठीक है, क्योंकि 1952 में प्रारंभ हुई थी, 50 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल साहब थे, ध्यान रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में बना दिया गया था अध्यक्ष, स्पीकर। संसदीय समितियां भी कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं, क्यों छोड़े। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? एडमिनिस्ट्रेशन पर संसद नियंत्रण करती है किस रीति से? तो वह रीति है संसदीय समितियों के माध्यम से। कुछ समितियां बनी हैं, ठीक है। कौन सबसे बड़ी है, ये बहुत पूछा जाता है। समस्या ये है कि सीटें पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा सीटें। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। लोक लेखा समिति की बात करें तो 22 सदस्य हैं इसमें। प्राक्कलन की समिति की बात करें तो 30 सदस्य हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य हैं। याचिका समिति में लोकसभा में अलग 15 है, राज्यसभा में अलग 10 है, ठीक है। तो इसको पॉज करके ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉज करो, पढ़ो, 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 आगे बढ़ो। 3, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति अभी देख कर आए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का। आगे बढ़ो। 5 नंबर, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं है। तो भारत का महानियंत्रक और लेखा परीक्षक नहीं है। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों संसदीय नियंत्रण का अंग है। 6, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। अगर इसकी 20 है तो इसके 10 है, ठीक है। अभी ऊपर देख कर भी आए थे 20 और 10, एक जगह था 20 और 10, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, किसकी संवीक्षा करती है लोक लेखा समिति? तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन है उनकी समीक्षा करती है, संवीक्षा। तो एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो अधिकतर विपक्ष से होते हैं, और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष होते हैं वह ज्यादातर
सत्ता पक्ष के होते हैं। तो दोनों के आप कमेंट सेक्शन में नाम बता देना। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है, सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है। एक नाम मैं बता देता हूँ, वर्तमान में बैजयंत पांडा जी जो हैं वह एक के अध्यक्ष हैं, एक जायसवाल साहब हैं वह एक के अध्यक्ष हैं। अब आपको बताना है कौन किसके हैं। ये दोनों भाजपा से हैं, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, कमेंट में ढूंढ के बताना। और ये आप वर्तमान के हिसाब से देख लेना। आप हो सकता है 5 साल बाद देख रहे हो तो आपको लगे ये क्या बता दिया, तो आप चेक कर लेना कि भाई वर्तमान में कौन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से संबंधित होते हैं क्या, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में कार्य करता है। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समिति परिषद मंडल आयोग सदस्यों का संसदीय मंत्री नामित करता है। तो 1 2 3 सही है, तीनों सही है। रट लो, तीनों सही है, रट लो, स्टेटमेंट आ सकते हैं। पॉज करो, पढ़ लो। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। 10 नंबर, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना मेन काम है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी बुक कॉपी को उठाएं, वहां से इस चैप्टर को रिवाइज कर लें। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या किसको प्रस्तुत करती है, तो ये संसद को करती है, राष्ट्रपति को नहीं करती। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या संसद को देती है, राष्ट्रपति को नहीं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की जाती है किसे, लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में नहीं। याद रखिएगा, लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। आ जाओ, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताओ। कौन कौन होते हैं, तो अभी देख कर रहे थे 15-7, 15-7 कहाँ है, यहाँ पे 15-7-22, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, टोटल मिला के 22 सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति में सबसे बड़ी समिति है जहाँ 30 सदस्य हैं, अभी पढ़कर आए थे। आ जाओ, लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। 25 सदस्य होते हैं क्या। सरकार के विनियोग वित्तीय विधेयक आंतरिक लेखा की जांच करती है। तो कौन सा सही है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर देख कर आए थे, क्यों गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो मनोनीत करेंगे भाई साहब लोकसभा का अध्यक्ष, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष मनोनीत करता है। अच्छा, 17 नंबर, लोक लेखा समिति याचिका समिति स्टॉक विभागीय समितियां। तो एक का 3 कहीं लिखा होगा। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति जो है वह लोक लेखा समिति से संबंधित है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार धर्ष समिति है। विभागीय समितियां स्टैंडिंग कमेटी होती है। सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पॉज करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। 18 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्य कहाँ संबद्ध नहीं होते हैं, तो ये एस्टीमेट्स कमेटी से संबद्ध नहीं होते। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी केवल 2। ठीक है, पॉज करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। एस्टीमेट मतलब प्राकलन समिति वही वाली जिसमें 30 लोग थे। ठीक है, परेशान मत होना। प्राकलन, आकलन, एस्टीमेट, 30 सदस्य। अब देखो इंग्लिश में पूछ दिया, फिर लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश क्यों कहते हो पढ़ने को। देखो समझदार इंसान ने कितना बढ़िया इंग्लिश में पूछा। प्राकलन समिति लिखने में आफत आ रही थी, यूपी में पूछा गया, कहीं और पूछा जाता तो समझ में आता था। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। प्रश्न इतने बढ़िया पूछेंगे कि सीधे सीधे कह दो कि इंग्लिश पढ़ के आना, वरना एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। निम्नलिखित में से किस समिति में, मतलब इंग्लिश पूछ के ऐसा दिखा रहे, देखो देखो हमने सरप्राइज कर दिया, ये कितने अच्छे अच्छे शब्दों से लोगों ने जब आया होगा, जब इसको चेक किया होगा आकर एस्टीमेट क्या था, और देखा होगा प्राकलन समिति, कितने बढ़िया बढ़िया शब्दों से दुआएं दी होंगी। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। अभी देख कर आए थे कहाँ, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति ना हो तो आकलन समिति लगा देना। ठीक है, ध्यान रखना। एस्टीमेट भी याद रखना, आकलन करना, एस्टीमेट लगाना। कई बार घरों में कहा जाता है एस्टीमेट कितना है। प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है, केवल लोकसभा कहीं लिखा है, यस केवल लोकसभा लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, वित्तीय की बात हो रही है, वित्तीय की, वित्तीय ABC वित्तीय समितियां हैं, अभी देख कर आए थे।
वेतन उत्तन से संबंधित समिति को वित्तीय समिति नहीं कहते। 22, भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, तीनों वित्तीय समितियां हैं, अभी देख कर आए। क्वेश्चन की प्रकृति समझो, कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? स्टार बना है, देख लो। दो प्रकार की संसदियां होती हैं, स्थायी और तदर्थ। पॉज करो, यहाँ तेज चलने वाला तेज चलेंगे, स्लो चलने वाला स्लो चलेंगे, परेशान मत होना, वरना यहाँ पे स्पीड कम ज्यादा करने का ऑप्शन होता है, यूट्यूब पे जाइए और कर लीजिए। निम्नलिखित में किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? इसके बारे में संसदीय समिति नहीं गठित की गई है, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई समिति गठित नहीं की गई है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति में कितने लोग थे? तो 20 सदस्य लोकसभा से, 10 राज्यसभा से थे। उस समय जो यूपीए का बेड़ा गर्क करने वाली चीजें थी उसमें से एक यह भी था। पूछा जा चुका है, अब नहीं पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 28, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है, सदन को सूचित करती है, जो विनिमय विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है, संसद द्वारा प्रत्यायित है, डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जो है वह इसका काम करती है। आईएएस ने पूछा था, ये भी आईएएस ने पूछा। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामक निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो 1-2 संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। ठीक है, संसदीय अधिनियम कल पढ़ेंगे। लाइक कमेंट शेयर कर दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।